हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। और देखिए, अपने जो 5वां चैप्टर चल रहा है उसकी ये जो लास्ट क्लास है थोड़ी लेट डल पाएगी। एक्चुअली क्या है कि कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से हम लोग जो अपने सिलेबस की लास्ट क्लास पढ़ रहे हैं वो थोड़ी उसमें टाइम लग गया। देखिए, ये हमारे आज की जो क्लास है वो हमारे 5th चैप्टर के सिलेबस की लास्ट क्लास है। इस क्लास के बाद आपको गैप मिलेगा 2 दिन का, उसमें आप अपना रिवीजन कीजिए। 5वें चैप्टर में जो कुछ भी क्लासें बची हुई हैं उन्हें देखिए। लेकिन ये इसी क्लास में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन 5वें चैप्टर के टॉपिकों से जुड़े हुए जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट हैं, कुछ कॉम्पिटेटिव कॉन्सेप्ट हैं, जैसे विद्युत बल्बों का संयोजन है, घरेलू परिपथ होता है उसमें बल्ब कैसे संयोजन में जुड़े होते हैं, शादी पार्टियां होती हैं उनमें बल्ब जोड़ते हैं, लंबी लाइन गली में उजाले के लिए तो वो बल्ब कैसे क्रम में जुड़े होते हैं, और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, वो सब मैं आपको इससे जस्ट अगली क्लास में डालूंगा। यानी 5वें चैप्टर से जुड़ी हुई जो कॉम्पिटेटिव कॉन्सेप्ट है उनके लिए इस क्लास के बाद एक क्लास और आएगी छोटी सी, तो उस क्लास को और भी आपको ज़रूर देखना है। तो अब इस वक्त हमारा काम है अब इस क्लास में अपने सिलेबस को ख़त्म करना। हम लोग आपके सेलों का संयोजन कर रहे थे। सेलों के संयोजन में हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया था, और उसमें एक चीज़ हमें अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्लियर। अब बारी है सेलों के समांतर क्रम संयोजन की। तो देखिए, समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। माना E1 व E2 विद्युत वाहक बल के 2 सेल एक बाह्य प्रतिरोध R से समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है। तो सेलों के सिरों पर प्राप्त विभवांतर V एवं परिपथ में सेलों से प्राप्त धारा I1 व I2 है। ऐसा क्यों? कोई भी युक्तियों का समांतर क्रम संयोजन हो, उनके सिरों पर विभवांतर नियत रहता है, हम सब जानते हैं। 2 बार ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं टॉपिकों में, और दोनों से धारा अलग अलग जाती है। तो अब ये कैसे जाएगी वो तुम्हें डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। इसका विद्युत वाहक बल है E1 और इसका विद्युत वाहक बल है E2, प्लस और माइनस। ऑलराइट। पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 और दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2, दोनों एक ही बिंदु पर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखिए, ये समांतर क्रम में जुड़ गए। एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से। देखिए, 2 सेल हैं E1 और E2 विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2, और ये बाह्य प्रतिरोध R से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध और इन सेलों के सिरे एक ही बिंदु पर जुड़े हुए, तो विद्युत आपका विभवांतर एक समान प्राप्त होगा भी। 2 सेल हैं, माना पहले सेल से धारा I1 आ रही है और दूसरे सेल से धारा I2, तो कुल मिलाकर धारा मान लेते हैं कितनी जा रही है, I। कितनी? I। तो देखिए, धारा अलग अलग हो गई, विभवांतर एक समान। तो संयोजन में प्रवाहित कुल धारा, अब सेलों के समांतर क्रम संयोजन में कुल धारा कितनी प्रवाहित होती है, I1 प्लस I2। I1 और I2 जुड़कर ही I के रूप में जा रही है। तो समीकरण नंबर 1, आपको I1 और I2 के मान निकाल के समीकरण 1 में रखने हैं। तो सेल 1 के लिए विभवांतर यानी टर्मिनल वोल्टता समान है। तो बोलिए V बराबर, पहले के लिए E1 माइनस I1 R1, E1 माइनस I1 R1, तो V बराबर क्या लिख दूं मैं, IR। V बराबर IR, बाह्य प्रतिरोध R है, तो E1 माइनस I1 R1। तो आप ऐसा कीजिए, मान निकालना है I1 का, तो I1 R1 को इधर ले आइए। I1 R1 बराबर E1 माइनस IR। ऑलराइट। तो यहां से I1 का मान निकलेगा E1 माइनस IR अपॉन R1, आपका E1 माइनस IR अपॉन R1। तो चलिए, यहां से धारा I1 का मान निकला है। अब इसी प्रकार सेल 2 के लिए, अब I1 का मान निकला E1 माइनस IR अपॉन R1, तो बताइए I2 का मान क्या निकलेगा, E1 की जगह पर E2
माइनस आई आर अपॉन आर टू। दोबारा समझिए, पहले सेल से जो टर्मिनल वोल्टता प्राप्त होगी, विभवांतर प्राप्त होगा, V बराबर वो होगा E माइनस आई आर। ठीक है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध में मैंने बताया है कुल विद्युत वाहक बल है इसका E, और मान लीजिए विभव पतन होता है आई आर, तो V बराबर प्राप्त होगा E माइनस आई आर। पहले सेल के लिए E1 माइनस I1 R1, कुल मिलाकर धारा आई जा रही है, तो विभवांतर तो इस बाह्य प्रतिरोध R के लिए भी उतना ही रहेगा, तो आई आर बराबर E1 माइनस I1 R1। I1 R1 को इधर लाए तो E1 माइनस आई आर, तो I1 बराबर E1 माइनस आई आर अपॉन R1। तो इसी तरह I2 बराबर E2 माइनस आई आर अपॉन R2। तो I1 व I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, आपने I1 और I2 दोनों के मान निकाल दिए, समीकरण 1 में रखिए, तो I बराबर I1 का मान है E1 माइनस आई आर अपॉन R1 और I2 का मान है E2 माइनस आई आर अपॉन R2। अब आपको इसे कैलकुलेट करना है, तो देखिए आप लोगों ने एलसीएम ले लिया R1 R2, यहाँ पर R1 है तो R2 का ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, तो E1 R2 माइनस आई आर R2 प्लस का, अब यहाँ पर R2 है तो R1 का मल्टीप्लाई होगा E2 R1 माइनस आई आर R1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो आई R1 R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस का आई आर, इन दोनों में से आई आर कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2, इन दोनों में से आई आर कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2, क्योंकि माइनस भी कॉमन में आ चुका है। आपको धारा निकालनी है तो आई का एक स्टेप इधर है तो इसको भी इधर लाइए, तो आई R1 R2 प्लस आपका आई आर R1 प्लस R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1। ऑल राइट, अब यहां से इन दोनों से कॉमन लेकर आई का मान निकालिए। आप लोगों ने आई को कॉमन लिया तो यहां से क्या बचा, आर स्टेप बदल कर लिख रहा हूं मैं, R1 प्लस R2, पहले इसको लिखा और फिर क्या बचेगा R1 R2 प्लस R1 R2 बराबर में कौन है E1 R2 प्लस E2 R1। आप यहां से धारा I का मान निकालिए, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R1 R2। ओके, अब आप ऐसा कीजिए, ऊपर नीचे R1 प्लस R2 का भाग दे दीजिए, क्योंकि मुझे रूप बनाना है कौन सा, आपका E नोट अपॉन R प्लस R नोट का। यहाँ पर R के साथ कौन है, R1 प्लस R2, तो इसे हटाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे भाग दे दीजिए। R1 प्लस R2 का ऊपर नीचे भाग देने पर, R1 प्लस R2 का ऊपर नीचे भाग देंगे तो देखिए I बराबर ये है E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। ओके, इसमें नीचे भाग दिया तो R1 प्लस R2 से R1 प्लस R2 कट जाएगा, बचेगा क्या, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ओके, या मैं ऐसे कह दूं I बराबर, इस पूरे को लिख देते हैं E नॉट, इस पूरे स्टेप को क्या लिखा, E नॉट बटे R प्लस R नॉट, E नॉट बटे R प्लस R नॉट, इसकी जगह पर मैंने R नॉट लिखा। तो अतः आपके सेलों के समांतर क्रम संयोजन में, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारा, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारा कितनी है, तो मैंने लिखा है I बराबर E नोट बटे R प्लस R नोट, I बराबर E नोट बटे R प्लस R नोट। दोबारा रिपीट होगा, जहां E नोट किसकी जगह पर लिखा है, E नोट लिखा है आपने E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, और ये क्या है आपका तुल्य विद्युत वाहक बल,
तुल्य विद्युत वाहक बल व आर नोट किसकी जगह पर लिखा है, आर नोट लिखा है आपका R1 R2 बटे R1 प्लस R2, और ये क्या है आपका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, ये है आपका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। क्लियर। देखिए दोबारा, दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल E1 E2, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2, बाह्य प्रतिरोध R से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो दोनों सेलों से प्राप्त धाराएं हैं I1 और I2, तो कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2। पहले सेल के लिए V बराबर E1 माइनस I1 R1, क्योंकि इसके सिरों पर प्राप्त विभवांतर V, विद्युत वाहक बल E1, धारा I1 और आंतरिक प्रतिरोध R1, तो E1 माइनस I1 R1। तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट करके I1 का मान निकाला, और इसी तरह किसका मान लिखा I2 का। दोनों का मान समीकरण 1 में रख के जोड़ा, लासा लिया R1 R2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में I वाले स्टेप को एक साइड में लाए और I कॉमन ले लिया, और जो कुछ I के कॉमन लेने के बाद में बचा उसका डिवाइड कर दिया। चूंकि मुझे रूप चाहिए E नोट अपॉन R प्लस R नोट का, तो मैंने R के साथ जो कुछ भी है R1 प्लस R2 उसका डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ये बच गया E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 अपॉन R प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस सबको मैंने लिखा E नोट और इस सबको लिखा R नोट मान लिया। तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त प्रवाहित धारा हुई I बराबर E नोट अपॉन R प्लस R नोट, जहां E नोट E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 ये तुल्य विद्युत वाहक बल है, और R नोट R1 R2 बटे R1 प्लस R2 ये है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ऑल राइट। तो इस तरह सेलों के समांतर क्रम संयोजन में हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अभी हमें आगे इन E नोट और R नोट को भी डिस्क्राइब करना है, जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिक में किया। तो आपका काम है फटाफट से यहाँ से समांतर क्रम संयोजन से और यहाँ तक लिख देना, फटाफट लिखिए। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए पुनः अब शुरू करते हैं शुरुआत से। पुनः E नोट बराबर क्या था, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2। कैलकुलेट करने के लिए पूरे बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपको इसे इस तरह लिखना है कि आप इस फॉर्मूले को n सेलों के लिए लिख सकें। अब फिलहाल जो फॉर्मूला है इसे हम n सेलों के लिए नहीं लिख सकते, तो ऐसा करते हैं ऊपर नीचे R1 R2 का भाग देने पर, आप ऊपर नीचे R1 R2 का भाग दे दीजिए। तो E नोट बराबर दीजिए E1 R2 में R1 R2 का भाग देंगे, R2 से R2 कट जाएगा, बचेगा E1 बटे R1। E2 R1 में R1 R2 का भाग देंगे तो R1 से R1 कटेगा, बचेगा E2 अपॉन R2। नीचे आप R1 में R1 R2 का भाग देंगे, R1 से R1 कटेगा, क्या बचेगा 1 बटे R2, और ऐसे ही यहाँ पर बचेगा 1 बटे R1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके। अब देखिए आपके लिए ये जो फॉर्मूला बनाया गया है आप इसको n सेलों के लिए लिख सकते हो। तो देखिए यदि n सेल समांतर क्रम में जुड़े हो, अगर n सेल समांतर क्रम में जुड़े हो तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो तुल्य विद्युत वाहक बल n सेलों के लिए E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 से लेकर कहां तक En अपॉन Rn, फिर नीचे A1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से लेकर कहां तक 1 अपॉन Rn तक। ऑल राइट। ये देखिए मैंने n सेल के लिए फॉर्मूला लिख दिया। अब यदि E1 बराबर E2 बराबर डैश 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 En बराबर E व R1 बराबर R2 बराबर डैश 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 Rn बराबर R हो, तो इसका मतलब क्या है, जितने भी सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं उन सबके विद्युत वाहक बल समान हो,
और आंतरिक प्रतिरोध भी समान हो तो करिए कैलकुलेट। फिर तुल्य विद्युत वाहक बल क्या निकलता है? तो देखिए E1 E2 सबके मान E है तो E, R1 R2 सबके मान R है तो E बटे R प्लस E बटे R, और कितनी बार? N बार। फिर आपका 1/R प्लस 1/R कितनी बार? N बार। N बार जुड़ रहा है तो आप इसको ऐसे लिखिए E0 बराबर N गुणा E बटे R और फिर N गुणा 1/R। N से N और R से R कट गया तो बताइए E0 बराबर क्या निकला? E0 बराबर क्या निकला? E। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि समान विद्युत वाहक बल के कितने भी सेल समांतर क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब जैसे 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट के अनंत सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट के अनंत सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो जो तुल्य विद्युत वाहक बल होगा उनके संयोजन का वो 5 वोल्ट ही होगा। क्लियर है? तथा अब आंतरिक प्रतिरोध को देखते हैं। R0 बराबर है R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ऑलराइट, आप ऐसा कीजिए, इसको उल्टा कर लीजिए, 1 बटे R0 बराबर R1 प्लस R2 बटे R1 R2। दोनों में भाग दीजिए अलग अलग, R1 बटे R1 R2 प्लस R2 बटे R1 R2। तो 1 बटे R0 बराबर R1 से R1 और R2 से R2, तो 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R1, तो बचा क्या? 1 बटे R0 बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। ओके, तो ये निकला आपके सेलों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का ऐसा फॉर्मूला जिसे आप n सेलों के लिए लिख सकते हो। तो देखिए n सेलों के लिए अगर आप n सेलों के लिए लेते हो तो 1 बटे R0 बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 से लेकर कहाँ तक? 1 बटे Rn तक, 1 बटे Rn तक। ओके, यदि सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध समान हो, R1 बराबर R2 बराबर Rn बराबर R हो, तो एक चीज तो आपको पता चल ही गई कि सेलों के समांतर क्रम संयोजन में जो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला है वो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन वाला है। क्लियर है? केवल उल्टा करने से फॉर्मूला आ गया। ठीक, और दूसरी बात, तो मान रखिए 1 बटे R0 बराबर 1 बटे R, क्योंकि सबके मान R है, 1 बटे R कितनी बार? N बार। तो 1 बटे R0 बराबर N इंटू 1/R, N इंटू 1/R, तो 1/, आप यहाँ से अब R0 का मान लिख दीजिए, तो R/N, R/N। इसका मतलब है कि जो आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला है वो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन वाला ही रहेगा, अलग नहीं होगा। तो R0 बराबर R/N। क्लियर है? तो इस तरह आपने सेलों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ा। सेलों के समांतर क्रम संयोजन में हम लोगों ने फॉर्मूला उसी रूप में निकाला। आप सोचिए इस रूप में फॉर्मूला क्यों निकाला गया? क्योंकि आप एक चीज दिमाग लगाइए कि जो धारा होती है, धारा I बराबर होता है V/R। धारा I बराबर क्या होता है? V/R। यहाँ V की जगह पे तुल्य विद्युत वाहक बल E0 और R कुल प्रतिरोध, एक तो बाह्य प्रतिरोध और एक सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है, जिसे हम लोगों ने तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कहा है, तो ये उसी का रूप बन गया। क्लियर है? फिर आप लोगों ने क्या किया है कि इस फॉर्मूला को जो E0 का और R0 का है ऐसे डिस्क्राइब किया, ऐसे उसको बदला, ऐसे चेंज किया कि आप उसे n सेलों के लिए लिख सको। तो आपने इसमें ऊपर नीचे R1 R2 का डिवाइड किया तो n सेलों के लिए लिख दिया। फिर आप लोगों ने सबके मान बराबर लिए तो E0 बराबर E निकला, यानी विद्युत वाहक बल नहीं बदलेगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि 5 वोल्ट के 50 सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन अगर 5 वोल्ट के 50 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य विद्युत वाहक बल 5 गुणा 50 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर NE था। ओके, दूसरी बात, आप लोगों ने आंतरिक प्रतिरोध वाले फॉर्मूले को R0 बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2 इसको उल्टा कर दिया। उल्टा किया तो ये प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन वाला बन गया। क्लियर है? तो आपको अब इसे यहां तक लिख देना है। चलिए, तो आप इसको यहां तक लिख के फटाफट फ्री कीजिए।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना याद रखिए, हम लोग 5वां चैप्टर कल की क्लास में खत्म करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ कॉम्पिटेटिव पॉइंट भी कराने हैं। तो फटाफट नोट करके इसे फ्री कीजिए। याद रखना, ये E1/R1 प्लस E2/R2 है, तो ये बराबर में E1/R1 ही होगा। E1/R1 प्लस E2/R2। वो बल्ब की फोकस की वजह से दिख नहीं रहा है, इसलिए दिक्कत ना ले। चलिए आप लोग लिख दीजिएगा इसको। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब जो हमारी बारी है अगले टॉपिक की, वो है विद्युत ऊर्जा। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक। इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑलराइट, आपको विद्युत ऊर्जा के बारे में बताना है। अब एक बात बताइए, किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होगी तो क्या धारा प्रवाह में कार्य नहीं किया जाएगा? आप एक बात सोचिए कि तार जो होता है धारा प्रवाह से गर्म हो जाता है। जब लगातार धारा प्रवाह होता है तो तार गर्म होगा। क्यों? एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका सेल परिपथ में धारा देता है तो सेल को लगातार धारा प्रवाह के लिए कार्य करना पड़ता है, और वही किया गया कार्य ऊर्जा में तब्दील होता है, और वही ऊर्जा परिपथ में कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो क्या परिभाषा बनेगी? किसी विद्युतीय परिपथ में, किसी विद्युतीय परिपथ में, चलिए किसी विद्युतीय परिपथ में एकांक समय में, अब ये एकांक समय हम लोग छोटी से छोटी वैल्यू के लिए जोड़ देते हैं, इसका कोई अलग से इतना बड़ा अर्थ नहीं है। जब हम परिभाषा निकालते हैं तो टाइम का एक मान 1 सेकंड लेते हैं तो एकांक समय हो जाता है। परिपथ में एकांक समय में सेल द्वारा धारा प्रवाह के लिए, सेल द्वारा धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य, सेल द्वारा धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित, या फिर ऐसे कह दूं, किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित, ऊर्जा के रूप में संचित होता है, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ओके, बात वही है कि जब सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह किया जाएगा तो सेल के द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए जो कार्य किया जाता है वह ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और वही ऊर्जा परिपथ में क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा। और इसी ऊर्जा की वजह से आपका तार लगातार, जैसे तार से होकर ज्यादा धारा लंबे समय तक प्रवाहित, तो आप उस तार को छूकर देखिएगा वो हल्का सा गर्म मिलेगा आपको, वो इसी वजह से गर्म होता है। आपके जो पंखा है चलते चलते गर्म इसी वजह से होता है, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस होता है, वो भी विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो देखिए, यदि किसी परिपथ में धारा आई टी समय तक, धारा आई टी समय तक प्रवाहित हो, धारा आई टी समय तक प्रवाहित हो, तो प्रवाहित आवेश, तो आवेश कितना प्रवाहित होगा? तो बताइए, Q बराबर IT होगा। I बराबर Q अपॉन टी से, धारा के फॉर्मूले से I बराबर Q अपॉन टी, तो Q बराबर IT, माना धारा IT समय तक प्रवाहित हो रही है, तो आपके सेल के सिरों पर विभवांतर, अब ये तो निश्चित है कि सेल के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, विभवांतर V उत्पन्न होता है, तो आपके धारा प्रवाह में, तो धारा प्रवाह में किया गया कार्य, जब सेल के सिरों पर विभवांतर V उत्पन्न हुआ तो कार्य कितना किया जाएगा? आप विभवांतर का फॉर्मूला, विभव का फॉर्मूला लीजिए,
V बराबर होता है W अपॉन क्यू। तो कार्य W बराबर क्यू वी, W बराबर क्यू वी समीकरण 1 से। तो W बराबर Q का मान है IT, Q का मान IT और इनटू में V, इनटू में V। तो W बराबर क्या निकला VIT, VIT। तो V बराबर आप ऐसा कीजिए IR लेने पर, V बराबर IR लीजिए, W बराबर IR इंटू IT। तो ये हो गया I स्क्वायर RT। क्या हो गया I स्क्वायर RT। वाह, आप ऐसा कीजिए कि आप I बराबर ले लीजिए V अपॉन R। तीसरा फॉर्मूला निकालते हैं, I बराबर V अपॉन R। तो I स्क्वायर है तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू RT, R से R गया तो क्या बच गया V स्क्वायर अपॉन RT। तो जो कार्य किया गया, कार्य के कितने फॉर्मूले निकले 3। एक तो VIT, एक निकला I स्क्वायर RT और एक निकला V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ऑल राइट। तो यही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में, यही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यही कार्य किसके रूप में संचित होगा विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो बताइए विद्युत ऊर्जा कितनी निकली, विद्युत ऊर्जा निकली, एक फॉर्मूला निकला VIT, दूसरा निकला I स्क्वायर RT, तीसरा निकला V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। अब एक बार समझ लीजिए आराम से, जब भी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, सेल के द्वारा परिपथ में धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो उस चालक तार, जिस तार से परिपथ बना हुआ है, उस तार के प्रतिरोध की वजह से आवेशों के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है। उस रुकावट के बावजूद परिपथ में धारा प्रवाह को लगातार बनाए रखने के लिए सेल के द्वारा कार्य किया जाता है। वही कार्य क्या कहलाता है विद्युत ऊर्जा, क्योंकि वही कार्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है और उसी ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। माना किसी परिपथ में धारा IT समय तक प्रवाहित होती है, प्रवाहित आवेश होगा Q बराबर IT। विभवांतर V के कारण किया गया कार्य W बराबर QV, Q का मान निकला तो VIT, V का मान IR निकाला तो I स्क्वायर RT और I का मान V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर लिखा, I का मान V अपॉन R लिखा, तो I स्क्वायर है तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, तो निकला फॉर्मूला V स्क्वायर अपॉन RT। तो कार्य के फॉर्मूले निकले VIT, I स्क्वायर RT या V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। और यही कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा विद्युत ऊर्जा के रूप में। ऑल राइट। अब विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला निकल कर आ गया, अब इसके मात्रक वगैरह बता देते हैं। तो देखिए इसके मात्रकों की बात करते हैं। इसका जो SI मात्रक है तो ऊर्जा ही, जब SI मात्रक है और ऊर्जा ही है तो SI मात्रक होगा जूल। दूसरा मात्रक जो होता है वो आप शक्ति के फॉर्मूले से निकालिए, P बराबर W बटे टी होता है। P बराबर शक्ति का फॉर्मूला P बराबर W बटे टी, तो W बराबर P इंटू टी। तो क्या निकलेगा, दूसरा मात्रक निकलेगा शक्ति का मात्रक वाट और इनटू समय का मात्रक सेकंड। ऑल राइट। तीसरा मात्रक 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। याद रखिएगा इस 1 किलोवाट आवर को हम लोग एक विद्युत यूनिट भी कहते हैं। इस 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या कहते हैं, एक विद्युत यूनिट। और एक बात अच्छी तरह याद रखिएगा कि इस एक विद्युत यूनिट जो होती है, आप लोग अपने घरों में जो बिजली का उत्पादन करते हो, जो आपके मीटर जो होते हैं विद्युत ऊर्जा को मापते हैं, वो यूनिट में मापते हैं, वो यूनिट 1 किलोवाट आवर ही होता है, 1 किलोवाट आवर। और एक बात याद रखिएगा, आपकी बुक में सिलेबस के हिसाब से अब केवल इसके बाद एक टॉपिक बचा हुआ है विद्युत शक्ति, और उसके साथ में कॉम्पिटिटिव टॉपिक जोड़ के कल आपका ये सिलेबस चैप्टर खत्म कर देंगे। और एक बात और याद रखिए, इस एक विद्युत यूनिट को हम लोग कहते हैं बोर्ड ऑफ
ट्रेड यूनिट, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का मतलब है BOTU। BOTU जो अब मात्रकों की बात कर रहे हैं, मात्रक है ऐसा ही मात्रक जूल है, दूसरा मात्रक इस फॉर्मूले से वाट इनटू सेकंड आया। लेकिन जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक प्रचलित है, जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो 1 किलोवाट आवर को, 1 किलोवाट घंटा को यूज करते हैं, जिसको हम लोग विद्युत यूनिट भी कहते हैं। हम लोग अपने मीटरों में चेक करते हैं कितने यूनिट की खपत हो गई, तो वो यही विद्युत ऊर्जा है। अब एक विद्युत यूनिट और इसका दूसरा नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU, ठीक है, BOTU भी कह सकते हैं। और याद रखिए जो 1 किलोवाट आवर होता है वो 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है तो ऊर्जा का ही मात्रक। तो इस 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ओके, इस तरह आप लोगों ने विद्युत ऊर्जा को पढ़ा, और विद्युत ऊर्जा को पढ़ के यहाँ तक मात्रक वगैरह क्लियर है। इसको याद रखिएगा क्योंकि इसका उपयोग किया जाना है हर जगह। जो यूनिट होती है बिजली की वो भी ये 1 किलोवाट आवर ही होता है। तो इसको फटाफट यहाँ से और यहाँ तक लिख के फ्री कीजिए। अब एक आध दो न्यूमेरिकल कराते हैं। एक बात अच्छी तरह याद रखिएगा, एक चीज बता रहा हूं नोट में, आपके घरेलू परिपथ होते हैं, घरेलू परिपथों में, घरेलू परिपथों में विद्युत ऊर्जा व्यय, घरेलू परिपथों में जो विद्युत ऊर्जा व्यय है वो यूनिटों में मापा जाता है, यानी यूनिटों की संख्या। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यय यानी यूनिटों की संख्या। तो जो यूनिटों की संख्या होती है वो कैसे निकाली जाती है, उसका फॉर्मूला आप समझ लीजिए कि 1000 रुपये में आप PhD कर लीजिए। इतना सस्ता तो नहीं मिलेगा कहीं कि आपको 1000 रुपये में PhD कहीं हो जाए। आप लोगों को जब घरेलू परिपथों में, हमारा जो घर होता है ना, हम इंडिया के निवासी हैं, भारत देश के यहाँ पे जुगाड़ से चलता है सारा काम। तो जब जुगाड़ से सारा काम चलता है, घरेलू परिपथों में भी जुगाड़ बहुत चलते हैं। तो समझ लीजिए हमने जुगाड़ से 1000 रुपये से PhD कर लिया। अब 1000 रुपये से PhD किया कैसे, यानी विद्युत ऊर्जा निकाली कैसे यूनिटों में। P का मतलब है शक्ति यानी पावर, H का मतलब है आवर, आवर यानी घंटे, D का मतलब है डे, डे का मतलब दिन, बटे 1000। आप लोगों को अगर घरेलू परिपथ में विद्युत व्यय निकालना हो, खपत निकालनी हो, तो PhD अपॉन 1000 का फॉर्मूला यूज करोगे, जिसमें P का मतलब है पावर, H का मतलब आवर एंड D का मतलब डे अपॉन 1000। क्लियर। इस पर बनने वाला न्यूमेरिकल आज नहीं कराएंगे, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे। कल की क्लास के लिए इतना मसाला हमारे पास है कि कल की क्लास में हम लोग इनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल, एक्स्ट्रा कॉम्पिटेटिव पॉइंट सारे पढ़ सकते हैं। तो आज आप लोगों को इस क्लास को ढंग से पढ़ना है, ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, तब तक के लिए ये चीज़ें पढ़िए और कल की क्लास में हम लोग ये चैप्टर पूरे कंप्लीट तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।